रश्मि जी के पति बहुत लंबे अरसे पूर्व गुजर चुके थे। रश्मि जी के 3 बेटे और 1 बेटी थी। बड़ा बेटा अमन, मंझला रमन और तीसरा श्रमन और बेटी आभा। रश्मि जी जब तक जीवित रही, उनके बेटों ने उनकी जिम्मेदारी से किस तरह मुंह मोड़ा, यह आभा अच्छी तरह जानती थी। फिर माँ की मृत्यु के बाद दान पुण्य का यह नाटक क्यों? कितनी नेक महिला थी तुम्हारी नानी जी, मिलनसार, हंसमुख और परोपकारी। राग द्वेष तो जैसे छू ही नहीं गया था। मृत्यु के समय भी उनका चेहरा कैसा शांत और निर्विकार था। सचमुच मम्मी, जैसे कायदे और सम्मान से वे जीती थी, उसी कायदे और सम्मान से उनका अंतिम संस्कार भी होना चाहिए। ऐसा आभा की बेटी ने कहा तो आभा के कान में अपने भाई भाभीियों के ये शब्द हथौड़े से बज रहे थे। क्या मरने के बाद इंसान का ओहदा इतना ऊंचा हो जाता है? जीते जी मम्मी को कदम कदम पर पीड़ित और अपमानित करने वाले ये सब एकाएक इतने अच्छे कैसे बन गए कि उनका गुणगान करते ही नहीं अघा रहे। हॉल के फर्श पर चीर निद्रा में सोई मम्मी ऐसी लग रही थी जैसे बरसों का थका देने वाला सफ़र तय करके राहत की सांस ली हो उन्होंने। सिरहाने गेहूं के ढेर पर देसी घी का जलता हुआ दीपक रखा था। अगरबत्तियों की भीनी भीनी सुगंध से पूरा कमरा सुवासित था। कुछ ही समय में पूरा घर मेहमानों से भर गया। चाची, बुआ, ताई, मौसी खबर मिलते ही अपने अपने बाल बच्चों के साथ पहुंच गई थी। घर में भीड़ तो थी, पर एक अजब सी खामोशी थी। कहीं बुआ चाची की कानफूसियाँ तो नहीं, तो कहीं मर्दों का जमावड़ा। बस नहीं थी तो मेरी मम्मी। आभा के विवाह के समय लोगों की आवभगत करती मम्मी, एकांत में बेटी के विचोह में स्नेह विगलित दुख के आंसू पोंछती मम्मी, भंडार से सामान निकालती मम्मी। छोटी सी थी आभा तब। पापा के साथ सामाजिक पार्टियों में आती जाती, क्लबों, दोस्तों, गोष्ठियों के बीच उठती बैठती, समय से पहुंचती, पिकनिक, सैर सपाटों वगैरह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती। मम्मी का दब दब करता चेहरा उसे आज भी याद है। 3 बेटों की माँ होने का अभिमान, इतने बड़े इंजीनियर की पत्नी होने का अभिमान, हर आंगतुक का सम्मान भी इतना करती कि वह ढेरों आशीषें देता हुआ जाता। मम्मी एक ही बात कहती, भैया मेरे एक माथे पर बिंदियाँ चमकती रहे और दूसरे राम लक्ष्मण भरत जैसे मेरे 3 बेटे दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करें। लेकिन देने वालों के आशीष शायद फल ही नहीं पाए, क्योंकि भरी जवानी में ही उनकी बिंदियाँ पोंछ दी गई। पापा के पीछे दौड़ने वाली मम्मा एकदम से असहाय हो गई। न जाने कितनी रातें उन्होंने यही सोचते और छटपटाते हुए काटी कि दिन वर्षों की जर्जर नाव खेने के लिए मजबूत पतवारें कहाँ से लाएंगी। कम खाने पीने से उनका चेहरा समय से पूर्व ही पक गया था। बस सोचना और चुप रहना। शहर में अनगिनत रिश्तेदार मौजूद थे, लेकिन महज सौजन्य के खातिर भी कोई नहीं आता था। सच्चे अर्थों में कोई आत्मीय भी तो नहीं था। पापा की तेरहवीं के बाद तो किसी ने खोज खबर तक नहीं ली। बहुत सी काली परछाइयाँ, उदासी के ढेरों वृत्त, पूरे घर में कोल्हू को चलाने में पस्त सांसें। फिर कुछ ही दिनों में उनका दूसरा ही रूप दिखाई देने लगा, जैसे किसी ने उनमें प्राण फूंक दिए हो। बिना पिता के 4 बच्चों को पालने के लिए जो जीवन चाहिए, वह ना जाने कहाँ से उनमें उतर आया। संघर्ष की चट्टान पर उम्र को कसते हुए उन्होंने हार नहीं मानी। बड़े भैया को डॉक्टर, मंझले भैया को इंजीनियर और छोटे भैया को वकील बनाने में जुट गई वे। आभा के लिए पापा के एक मित्र ने अपने बेटे के लिए हाँ कर दी, तो इससे बेफिक्र होली थी। आभा अपनी गृहस्थी में मगन हो गई और 3 भाई अपने अपने करियर में। फिर उनका भी ब्याह हो गया। जब तक मम्मी की ज़रूरत थी तब तक पर्दा पड़ा रहा, लेकिन बीवियों के आते ही संपत्ति का विवाद शुरू हो गया। वकीलों ने अपनी जेब गर्म की और किसी तरह मामले को निपटाया गया। बड़े भैया अपना हिस्सा लेकर कहीं और शिफ्ट हो गए और वहीं पर अपना क्लिनिक भी खोल लिया। उन्हीं की देखा देखी मंझले भैया भी एक 2 BHK का फ्लैट लेकर शिफ्ट हो गए। छोटे भैया और उसकी पत्नी ने अपनी इच्छा से पापा के इस पुश्तैनी घर में रहने का निर्णय ले लिया था। संपत्ति तो सबने बांट ली, माँ को कौन रखे? बड़ी भाभी बोली, माता पिता को रखने का फ़र्ज छोटे बेटे का होता है। मम्मी शुरू से ही इस घर में रही हैं, अतः उन्हें छोटे के पास ही रहना चाहिए।
इस पर छोटी भाभी तुनक कर बोली, यह किसी कानून की किताब में तो लिखा तो नहीं है कि छोटा बेटा ही माँ को संभाले। जब तीनों बेटों को एक सा पाला है, एक सा व्यवहार किया है, संपत्ति दी है, तो माँ को संभालने का दायित्व भी सभी का होना चाहिए। मंजली भाभी धीरे से बोली, आप दोनों ही आपस में निपटाएं, हमें क्यों बीच में घसीट रहे हैं। जब मम्मी की तीनों बहुओं में से एक बहू ने भी उन्हें रखने के लिए सहर्ष हामी नहीं भरी तो बड़े भैया ने कहा, ऐसा करते हैं, बारी बारी से मम्मी को हर एक के पास एक एक महीना रहने दें, अगले महीने दूसरा स्वयं आकर उन्हें अपने घर ले जाए। छोटी भाभी तो फौरन तैयार हो गई। बड़ी भाभी ने भी मन महसूस कर प्रस्ताव मान लिया, लेकिन मंझली भाभी बड़ी कुनमुनाई। बेमुश्किल अलग घर गृहस्थी बसाकर वे सुख से जिंदगी जीने के लिए अपने सपने देख रही थी। अब हर तीसरे महीने यह जबरदस्ती की मुसीबत वे क्यों कर झेलती। वैसे भी उनकी मम्मी से पटती भी नहीं थी। छोटी छोटी बातों पर झड़प या तकरार हो ही जाती थी। बौखला कर बोली, आप लोग अपने निर्णय जबरदस्ती हम पर क्यों थोप रहे हैं? एक बार मम्मी से पूछ तो लीजिए। मंजली भाभी ने काफ़ी समझदारी से काम लिया था, क्योंकि वे जानती थी कि सास की देवर और देवरानी से अच्छी बनती हैं, इसलिए वे उन्हीं के साथ रहना पसंद करेंगी। और मम्मी ने अपनी स्वीकृति भी दे दी थी। मिला जुला कर एक प्रस्ताव पारित हुआ। महीने की हर पहली तारीख को दोनों भाई भाभी की मेंटेनेंस का खर्चा आधा आधा करके छोटी भाभी की हथेली पर रख दिया करेंगे। और इस तरह दोनों भाइयों भाभियों ने अपने अपने दायित्वों की इतरिशी कर ली। आभा को याद आया, मम्मी कहा करती थी, एक तेरी ही चिंता है रे आभा, बाकी तो मेरे तीनों बेटे हैं। इनके कंधों पर चढ़कर चली जाऊंगी तो स्वर्ग के द्वार खुले मिलेंगे। स्वर्ग नर्क तो किसने देखा। फिलहाल मम्मी तीनों बेटों के बीच बट गई थी। आभा कभी छुट्टियों में माँ से मिलने आती तो बूझे मन से लौट जाती। भाभी मम्मी से ऐसा कटुतापूर्ण व्यवहार करती कि उससे मम्मी की दुर्दशा देखी नहीं जाती थी। बात बेबात टोकना जैसे उसका सगल हो गया था। कभी कहती, इतना सारा तेल सिर में डाल लिया है, चादर तकिए का क्या हाल होगा। कभी कहती, पता नहीं कितनी बार साबुन से हाथ मुंह धोती हैं। अब इस उम्र में इतना बनने संवरने का न जाने क्या शौक चढ़ा है। कैसा बुरा लगता था। माँ से मिलने का लोभ ही था जो मायके की इन गलियों में खींच लाता था उसे। समझ नहीं पाती थी कि मम्मी के जिस व्यक्तित्व का रुआब दूसरों पर बरसों तक पड़ता रहा था, वह अपने ही घर में कहाँ गुम हो गया था। कभी कभी इन व्यंग बाणों से तंग आकर मम्मी का मन करता बड़े या मंझले भैया के घर हो आए, पर कोई बुलाता तब तो जाती। एक दिन भैया का बेटा टॉफियाँ खा रहा था। मम्मी ललचाई नज़रों से उसे देख रही थी। आभा दूसरे कमरे में कपड़े रखने गई तो अचानक उसने जो सुना उस पर उसे विश्वास ही नहीं हुआ। वह मेरी मम्मी ही थी जो पोते से टॉफ़ी मांग रही थी। एक टॉफ़ी दे दे दादी, तुम्हारे दांत खराब हो जाएंगे। मेरे दांत तो है ही नहीं पगले, खराब क्या होंगे। अच्छा ठहरो, मैं मम्मी से पूछ कर आता हूँ। ए शैतान, मम्मी से पूछेगा तो क्या वह मुझे देगी? पर मम्मी से पूछे बिना दूंगा तो वे हम दोनों को डांटेंगी। आगे की बात सुनने की सामर्थ्य आभा में नहीं थी। शाम को बाजार जाकर उसने ढेर सारी टॉफ़ियाँ खरीदी और घर लौट आई। दुनिया की भूख मिटाने वाली अन्नपूर्णा एक टॉफ़ी के लिए तरस रही है। मम्मी के पास टॉफ़ियाँ रखकर बोली, बच्चों के लिए लाई हूँ। मम्मी की नज़रें झुक गई। शायद वे समझ गई थी कि सुबह का वार्तालाप बेटी ने सुन लिया है, लेकिन फिर भी वे बेटे का पक्ष लेना नहीं भूली थी। शाम को श्रमण आएगा तो उससे पैसे ले लेना। आभा, तू इस घर की बेटी है, तेरा पैसा इस घर में नहीं लगना चाहिए। हंसी आई आभा को। कहाँ का पैसा और कहाँ का भाई? जो भाई तुम्हारे आंचल की चाह में पनाह मांगता था, तुम्हारे इर्द गिर्द गलबहियाँ डालकर सोता था, वह न जाने कहाँ गुम हो गया। अब वह अपनी पत्नी का पति है, 2 बच्चों का पिता है। बड़ा हो गया है तुम्हारा बेटा। आभा क्या जानती नहीं, भैया अब अपनी मम्मी की परछाई से भी दूर भागता है। बातों का माध्यम तो अब घर का नौकर ही हो गया था। मम्मी का खाना तक उसी के हाथ भिजवाया जाता था।
मम्मी बेचारी कभी तो अबोध बालक की तरह चुपचाप खा लेती, कभी जिद पर उतर आती। हमें नहीं खानी ये बेस्वाद दाल, ना कोई छौंक, घास फूस की रोटियां और बिना घी तेल मसाले की सब्जी। हम तो ऐसा स्वादिष्ट भोजन पकाते थे कि खाने वाली उंगलियां चाटते रह जाते थे। ये बीमारों वाला खाना मेरे गले से तो नहीं उतरता। लेकिन वो मम्मी की शिकायत सुनने के लिए ठहरता ही कब था। वह भी जानता था कि भूख से बेहाल माजी वही थाली भी चट कर जाएंगी। जब से भाभी का साम्राज्य इस पूरे घर पर स्थापित हुआ है, तब से मम्मी चिड़चिड़ी होती जा रही थी। किसी की हर गतिविधि पर अंकुश लगाया जाएगा तो इंसान चिड़चिड़ाएगा ही। और कुछ नहीं तो आंगन में बैठी मम्मी कई बार बेवजह ही चिल्लाने लगती, बहू ज़्यादा सीटी ना लगाना, तुम्हारे कुकर में दाल लपसी सी बन जाती है। कमरे के अंदर बैठी अकेली मम्मी अंदाज़ा लगा लेती अब सब्जी कट रही होगी। अरे वो भिंडी धोकर सुखा लेना, तभी कुरकुरी बनेगी। कल बैंगन आलू के एक से टुकड़े कर दिए थे, तभी तो बैंगन गल गए, आलू कच्चे ही रह गए। जले बघार की गंध आती तो मम्मी तड़प कर रह जाती। श्रमण कैसे खाएगा, ऐसी दाल तो उसे पसंद नहीं। मम्मी की चिंता शुरू हो जाती। पर विडंबना यह होती कि बेटा घर आकर उसी दाल को बहुत सौंधा और स्वादिष्ट बताता और मम्मी के मुंह पर ताला पड़ जाता। ऐसे समय में मम्मी की निरीहता और बढ़ जाती। वे समझ गई थी कि अब उनके अस्तित्व का उनके परिवार के लिए कोई महत्व रह ही नहीं गया है। अकेलेपन और सूनेपन से उन्हें खौफ सा महसूस होने लगा था। इस खौफ से निजात पाने के लिए वे जब तब ईश्वर से प्रार्थना करती कि उन्हें अब इस संसार से उठा ले, और ईश्वर ने उनकी सुन भी ली। मम्मी को भयंकर हार्ट अटैक आया। तीनों भाइयों ने मिलकर उन्हें शहर के सर्वोत्तम नर्सिंग होम में दाखिल करवाया। दोनों बड़ी भाभियां बारी बारी से अस्पताल में रहीं। छोटी भाभी भी स्वादिष्ट पकवान डिब्बों में भेजकर सास की सेवा में अपना योगदान देती रही। मंझली भाभी मौका मिलते ही कह डालती, अब जैसी भी हैं हमारी माँ ही है ना, सेवा करना हमारा फ़र्ज़ है और हम कर भी रहे हैं। बाकी उन्होंने जैसा व्यवहार हमारे साथ किया है हम ही जानते हैं। लोग हैरानी से उन्हें देखते, अटकलें लगाते और चले जाते। ना जाने मम्मी ने कौन सा कहर ढाया था इनके ऊपर। आभा सोचती रह जाती। मम्मी ने 2 दिन बाद ही दम तोड़ दिया था। आनन फानन में उनका निर्जीव शरीर अस्पताल से स्थानांतरित कर घर ले आया गया। मोहल्ले और समाज बिरादरी के लोग का जमघट लग गया। तीनों भाभियां जोर जोर से विलाप कर रही थी। 13वीं के दिन महापात्र को सामान देते समय मुंह में दुपट्टा दबाकर सुबक पड़ने वाली आभा पीछे से आते समवेत रुदन को सुनकर हिचकिया दबाते हुए बड़े भैया से बोली, भैया आपने इन सबको ढोंग दिखाने के लिए क्यों बुला लिया? ये वही बुआ चाची हैं जो जिंदगी भर मम्मी को ताने मार मार कर छीलती रही थीं। पास ही रमन भैया खड़े थे। अपना गुस्सा दबाकर बोले, क्या कहे, क्यों बुला लिया? ना बुलाते तो शिकायतों का अटूट सिलसिला हमें उम्र भर जीने नहीं देता। हमें भी समाज में रहना है और यही लोग समाज हैं। आज के सगे भाई बहन कल रिश्तेदार और परसों समाज बन जाते हैं। आभा जरा गुड़िया को हलवाई से 2 लड्डू दिलवा दें, कब से रो रही है। पसीना पोंछते बड़ी भाभी आई और गुड़िया को आभा के हवाले करके कमरे के बाहर निकल गई। भाभी अभी रो कौन रहा था? आभा ने तनिक हैरानी से मंजली भाभी से पूछा। अरे वह मैं ही थी, मंजली भाभी बोली। इस मौके पर जब कढ़ाई में पहली पूरी पड़ती है तो रोया जाता है। बड़ी भाभी जरा बाहर निकल गई थी, इसलिए मुझे ही पहली पूरी डालने की रस्म निभानी पड़ी। आभा का चेहरा गुस्से से तमतमा गया, लेकिन मम्मी की तीनों बहुएं पल्ले से सिर ढांपती कमरे के बाहर निकल गई थी। कुछ ही देर में उनके औपचारिक रुदन का स्वर वातावरण में फैल गया। कुछ औरतें उनकी पीठ पर हाथ फेरते हुए उन्हें चुप कराने लगी। 13वीं के दिन तीनों भाइयों ने बढ़ चढ़कर खर्चा किया। तरह तरह की मिठाइयाँ, नमकीन, हलवा, पूरी लोगों को खिलाए गए। पंडितों को मुँह मांगी दक्षिणा दी गई। अनाथालयों में दान दिया गया। जीते जी मम्मी को सम्मान, सेवा, आदर, प्रेम भाव ना देने वाले ये तीनों भाई भाभियाँ कल शायद
अपने अपने दायरे और अपनी अपनी दुनिया में कैद हो जाएंगे। लेकिन तब क्या इन्हें उस निरीह वृद्धा का जो दुर्भाग्य से उनकी माँ थी ख्याल नहीं आएगा? दया आ गई आभा को उनकी नासमझी पर। बड़े भैया और मंझले भैया हिसाब कर रहे थे। 100 कंबल भिखारियों को दिए, अनाथ आश्रम 10,000 रुपये, ब्राह्मण भोज पर 5,000 रुपये लगे, कुल। भैया छोड़ो पैसों का चक्कर, मैं अभी 40,000 का चेक काटता हूँ, बाकी आप देख लेना। यह श्रमण था, मम्मी का छोटा लाडला बेटा। समाज के सामने इंसानियत और शराफत का मुखौटा चढ़ाए तीनों भाई स्वयं में फूले नहीं समा रहे थे। हंसी आई आभा को। अचानक उसकी आंखों के सामने टॉफ़ी मांगती मम्मी की तस्वीर घूम गई। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें और इस कहानी से जुड़े अपनी राय हमें ज़रूर दें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी से।